एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का गरीब आदमी रहता था। वह हर रोज शहर से दूध लाता और उसे गांव में बेचकर अपना गुजर बसर करता था। उसकी एक जवान बेटी और एक बेटा था जो सेठ भोला राम के यहाँ मजदूरी के काम करता था। एक दिन रामनाथ गांव के गलियों में आवाज लगाते हुए दूध ले जा रहा होता है। तभी सेठानी उसे आवाज लगा के अपने पास बुलाती है। क्या बात है सेठानी जी, जो आपने मुझे आज अपने पास बुलाया? कोई काम है तो बोल दीजिए। गांव में आज दूध बांटने में देर हो गया है। बोल रही हूँ रामनाथ काका, कल मेरी बेटी बिंदिया की शादी है। 50 किलो दूध देते जाना। मेरे यहाँ बहुत सारे मेहमान और मेरे खास रिश्तेदार आने वाले हैं, और दूध में पानी थोड़ा भी मिलावट मत करना, नहीं तो मेरा रिश्तेदारों से नाक कट जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं कभी भी अपने दूध में किसी भी प्रकार के कोई भी मिलावट नहीं करता हूँ। विश्वास नहीं है तो गांव वालों से पूछ लीजिएगा। वे मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं कि आखिर मैं दूध कैसा देता हूँ। अब मैं चलता हूँ, कल मुझे आपके यहाँ दूध भी लाना है। रामनाथ इतने सारे दूध के ऑर्डर एक साथ सुनकर खुश हो जाता है और अपने घर पहुँचता है। क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत जल्दी घर आ गए और बहुत खुश भी लग रहे हो। आज कौन सी ऐसी बात हो गई? आज से पहले आप इतना खुश कभी नहीं दिखे थे। आज कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया? दूध बांटते समय मुझे भी इस खुशी के राज जानना है बाबूजी। बेटा, हेमू के पत्नी ने कल पूरे 50 किलो दूध का ऑर्डर दिया है। मुझे उसी बात की खुशी हो रही है। पहले हम जब गांव में दूध बेचना शुरू किया था, तब कोई भी गांव वाला दूध लेने के लिए तैयार नहीं था। अब देखो, हमसे सेठानी भी दूध ले रही है। इससे हमारे लिए और खुशी के बाद क्या हो सकता है? बाबूजी, ये सब आपके मेहनत और ईमानदारी के नतीजा है जो आपको मिल रहा है। गांव में और भी लोग दूध बेचते हैं, लेकिन गांव में आज कल हमारे ही दूध की चर्चा हो रही है। इतने सारे दूध के ऑर्डर एक साथ सुनकर बिरजू और रामनाथ बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रामनाथ की बेटी आ जाती है और रामनाथ से बोलती है, लेकिन बाबूजी, आप शहर से हर रोज सिर्फ 10 किलो ही दूध लाते हो और उसे गांव में बेच देते हो। फिर आप 40 किलो दूध कहाँ से लाओगे? आप इस बारे में सोच रहे हो? 50 किलो दूध लेने में आपको काफी खर्चा आएगा। वे हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास अभी उतना पैसा भी नहीं है। बेटी, जो कुछ हमारे पास पहले से जमा पूंजी है, उसी से दूध लाके सेठानी को देंगे, तब हमें ज्यादा मुनाफा होगा। ऐसे कब तक थोड़ा थोड़ा दूध बेचते रहेंगे? अब हमें धीरे धीरे बड़ा ऑर्डर भी लेना चाहिए, तब हमारे घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बदलेगा। तुम्हारी शादी भी तो मुझे पैसा कमा के करना है, और बिरजू का भी। अगले दिन रामनाथ अपने घर के सारा पैसा लेके शहर जाता है और दूध खरीद के लाता है और सेठानी को दे देता है, और पैसा के लिए घर के बाहर सेठानी के इंतजार करने लगता है। उसे इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हो जाता है, लेकिन अंदर से सेठानी पैसा लेके नहीं आती है। मुझे लगता है सेठानी कोई जरूरी काम में व्यस्त हो गई है। मुझे खुद अंदर जाके अपना पैसा मांग लेना चाहिए। सुबह से इंतजार करते करते दोपहर हो गया, अब तक घर से बाहर नहीं आई। मुझे घर के लिए राशन ले जाने में देर हो जाएगा। रामनाथ ये सोचकर सेठ के हवेली के अंदर चला गया। तभी सेठ उसे देख लेता है और उसे दरवाजे पर रोककर उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे अरे, गरीब कहीं की शादी के दिन देखे नहीं और बिन बुलाए घर के अंदर चले जा रहे हो। बदतमीज कहीं की। बाहर से आवाज नहीं लगा सकता था क्या? हम तुझे बाहर ही खाने के कुछ भेजा देते। अंदर आने की क्या जरूरत थी? अंदर आके पूरा घर गंदा कर दिया। बदतमीज कहीं की, घर के अंदर आने से पहले तूने एक बार भी नहीं देखा अपना फटा हुआ कपड़ा। मैं इस गांव के सेठ हूं और मेरे घर ऐसे हाल में जा रहे हो। मेरे यहाँ बड़े बड़े लोग आए होंगे खाने के लिए दावत पर। नहीं नहीं सेठ जी, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई भिखारी नहीं हूं और नहीं मैं आपके घर खाना मांगने आया हूं। अरे, मैं तो दूध वाला हूं और आपके यहाँ दूध देने आया था। मालकिन दूध लेके अंदर गई, लेकिन सुबह से दोपहर हो गया और अब तक घर से बाहर पैसा लेके नहीं आई। मैं उनसे ही पैसा मांगने अंदर जा रहा था। आपसे मुलाकात हो गया। आप गुस्सा न करें। अच्छा, तो तुम दूध वाले हो। तुम्हें पहले अपना परिचय देना चाहिए था ना। ठीक है, अभी जाओ, कुछ दिन बाद आना। अभी सेठानी अपने काम में व्यस्त है।
दिखाई नहीं दे रहा है। शादी विवाह के घर है, कुछ दिन बाद भी तो अपना पैसा ले सकते हो। हम ये गांव छोड़ के भागे नहीं जा रहे हैं कि तुम इतना चिंता कर रहे हो। मालिक, मैं गरीब आदमी हूं। आज पैसा मिल जाता तो घर के लिए थोड़ा राशन ले जाता। मैं अपना सालों का जमा पूंजी उस दूध में लगा दिया हूं। आप आज मेरा पैसा दे दीजिए, नहीं तो मेरे पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ेगा। अरे एक बार बोला ना, कुछ दिन बाद आना, फिर तुम मेरे सर पर चढ़े क्यों जा रहे हो? अभी मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, मैं काम में बहुत व्यस्त हूं। दूसरा दिन पैसा लेके अपना चले जाना। मेरे बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? जाओ, 2-4 दिन बाद आना, मैं तुझे पैसा दे दूंगा। सेठ के इतने कड़वाहट बातें सुनकर रामनाथ के मन भारी और दिल पत्थर हो गया और आगे बिना एक शब्द बोले वे वहां से अपना पैर दबा के घर के तरफ चल देता है। क्या हुआ बाबूजी, आप राशन क्यों नहीं लाए हो? मैंने आपसे बोली थी शाम को राशन लेते आना, लेकिन आज आप थोड़ा भी राशन नहीं लाए हो और घर में पैसा भी नहीं है कि हम दुकान से राशन खरीद के ला सके। बेटी सेठ जी ने कहा, दूध के पैसा कुछ दिन बाद मिलेगा। अभी उनके यहाँ मेहमान आए हैं और सेठानी किसी काम में व्यस्त है। इसीलिए सेठ जी ने बोला, पैसा कुछ दिन बाद मिलेगा। इसीलिए मैं बिना राशन लिए आ गया। जो कल का राशन बच्चा खुचा है उसे ही आज बना दो। कल मैं पैसा जुगाड़ करके राशन लेते आऊंगा। कुछ दिन बीतता है और रामनाथ की तबीयत बिगड़ने लगता है और वह खाट पकड़ लेता है और गांव में दूध बेचना भी बंद कर देता है। घर के सारा जिम्मेवारी उसके बेटे बिरजू पर आ जाता है। वे पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है घर को चलाने के लिए। भैया, आज राशन नहीं है, जाओ सेठानी के घर बाबूजी ने जो 50 किलो दूध दिया था उसका पैसा बाकी है, लेते आओ। अब बाबूजी पैसा मांगने नहीं जा पाएंगे, इनका हालत पहले से ज्यादा खराब हो गया है। बाबूजी को सेठानी के यहाँ दूध दिए काफी दिन हो गया, वे अब हमारे पैसा दे देंगी। बिरजू घर से निकलता है। गांव की गलियों में चलते चलते वे सेठ के यहाँ पहुँच जाता है और अपने दूध का पैसा मांगने लगता है। पैसा की बात सुनते ही सेठ का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है और वे गंभीर होकर बिरजू से बोलता है, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने दूध के पैसा सेठानी को दे दिया हूं और उसने तुम्हारे बाबूजी के पैसा दे दिया है। फिर ये क्या नया पैसा ऐंठने का तरीका है? अब तुम्हारा कोई पैसा बाकी नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। पैसा तुम्हारे बाबूजी को सेठानी ने दे दिया है, इसीलिए वे तुम्हें दोबारा पैसा ऐंठने के लिए मेरे पास तुम्हें भेज दिया है। तुम्हारा अब कोई पैसा बाकी नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, बाबूजी कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। मालकिन ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया है, मुझे अच्छे से पता है, तभी मैं आपके पास पैसा मांगने आया हूं। आप गुस्सा ना करें, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। अरे तुम्हारे घर में कुछ भी चल रहा हो, मैं क्यों तुम्हारे बातों पर विश्वास करूं? मैं तुम्हारे इन बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अगर आज घर में सेठानी होती तो दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाता, लेकिन अभी सेठानी घर पर नहीं है और पैसा मैंने उसे दे दिया हूं। अगर वे घर में होती तो सारा बात बताती। फिलहाल सेठानी अभी अपने मायके गई हैं, आएगी तब तुम्हारा पैसा मिलेगा। अभी के लिए तुम यहां से जा सकते हो। सेठानी के आने के बाद ही तुम्हारे दूध का फैसला होगा कि पैसा उसने तुम्हारे बाबूजी को दिया है या नहीं। बिरजू वहां से उदास होकर अपने घर आता है तो उसके बाबूजी की तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गया था। उनके आंखें बंद और हाथ खाट पर से नीचे लटक गया था, सांसें धीमी हो गई थी। अपने बाबूजी के ऐसे हाल में देखकर बिरजू घबरा जाता है और अपनी बहन से बोलता है, मीना बाबूजी आंखें क्यों बंद कर लिया है? इनका सांस भी धीमे चल रहा है, इनका हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है। भैया, बाबूजी के तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गया है, हमें जल्दी इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, नहीं तो हालत और बिगड़ जाएगा और बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम सही बोल रही हो, मुझे पहले से ज्यादा इनका हालत खराब लग रहा है। बिरजू रामनाथ को अपने कंधे पर उठा के हॉस्पिटल की ओर चल देता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर रामनाथ के चेकअप शुरू करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बिरजू से बोलता है, देखो बिरजू, अगर रामनाथ को सही सलामत बचाना है तो उसके लिए हमें अभी तुरंत ऑपरेशन शुरू करना होगा, नहीं तो तुम्हारे बाबूजी की जान बचाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ये अभी सीरियस हालत में है और काम ज्यादा करने की वजह से कमजोर भी हो गए हैं। पहले इनका ऑपरेशन करना होगा, तब इन्हें आराम की जरूरत है कुछ दिनों तक, क्योंकि इनका उम्र ज्यादा हो चला है और ये अब काम करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बाबूजी के जान बचा लीजिए। इनके अलावा अब इस संसार में कोई नहीं है। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं अकेला जी नहीं पाऊंगा। देखो बिरजू, हम तुम्हारे बाबूजी को बचा लेंगे। ऑपरेशन करने के लिए तुम्हें पहले काउंटर पर 2 लाख रुपया जमा करना होगा, तभी मैं ऑपरेशन शुरू करूंगा। जो करना है थोड़ा जल्दी कर देना, नहीं तो देर हुआ तो बच नहीं पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसा के बंदोबस्त करके आता हूँ। आप जल्दी से ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसा लेके बहुत जल्द आ जाऊंगा। बिरजू वहां से निकलता है। कुछ देर बाद सेठ के हवेली आ जाता है और उससे पैसा के बारे में सेठ जिसे बात करने लगता है। देखो बिरजू, मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन तुम पैसा बहुत ज्यादा मांग रहे हो। उसके लिए तुम्हें मेरे पास कोई खास चीज गिरवी रखना होगा, तभी मैं तुझे पैसा दूंगा। अगर बात 1-2 हजार की होती तो मैं बिन ब्याज के भी दे देता, लेकिन बात 2 लाख की है तो तुम्हें मुझे ब्याज और कोई चीज गिरवी रखनी होगा, तभी मैं पैसा दूंगा। जल्दी से सोच लो। सेठ के ऐसी बात सुनकर बिरजू कुछ समझ नहीं पाता है और उसके पास अपने घर के कागजात रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। थोड़ा देर सोचने के बाद बिरजू अपने घर के पेपर सेठ के यहाँ गिरवी रख देता है और उससे ब्याज पर पैसा लेके हॉस्पिटल में जमा कर देता है। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करते हैं। भैया, आप इतना सारा पैसा इतना जल्दी कहाँ से लाए हो? हमारे पास तो 1 भी रुपया नहीं था और ना कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार है जो एक साथ इतना पैसा की मदद कर सकता है। तो आप ये पैसा कहाँ से लाए हो? आपने कोई गलत काम तो नहीं किए हो ये पैसा लाने के लिए? अगर मैं सच बता दिया कि ये पैसा मैं सेठ के पास अपना घर गिरवी और ब्याज पर लाया हूँ तो वे चिंता में पड़ जाएगी। रीमा, ये पैसा मैंने सेठ जिसे कुछ दिनों से मांग के लाया हूँ। जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तब हम इन्हें पैसा दे देंगे। भैया, मुझे लग रहा है आप ये बात बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। अरे ओ सेठ बिना फायदा के अपना बुखार नहीं देगा और तुम बोल रहे हो उसने तुम्हें 2 लाख रुपया बिन ब्याज और सबूत के दे दिया है। तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो। सच बताओ ना भैया कि सेठ ये पैसा किस शर्त पर आपको दिया है? अरे रीमा, सेठ जी ने नहीं ब्याज पर पैसा दिया है और नहीं कोई सबूत लेके तू झूठ मूठ के टेंशन ले रही है। तू जैसा सोच रही है सेठ जी, अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वे पहले से बदल गए हैं। उन्होंने मुझे बिना सबूत के पैसा दे दिया। डॉक्टर ऑपरेशन करके निकलते हैं और बिरजू से बोलते हैं, तुम लोग उन्हें अब घर ले जा सकते हो। उनका तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे वे पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। अभी कुछ दिनों तक उनका खान पान का अच्छे से ध्यान रखना होगा। शरीर कमजोर हो गया है, टाइम से खाना और दवा खाएंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बिरजू और रीमा अपने बाबूजी से मिलते हैं। थोड़ा देर बातचीत करने के बाद उन्हें अपने साथ घर ले जाते हैं और उनका पहले से भी ज्यादा देखभाल करने लगते हैं। सेठ जी ने बोला था मुझे हर हफ्ता ब्याज चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है और ना ही कोई काम। अगर सेठ जी घर पर आ गए तो सारा बात बाबूजी और रीमा को पता लग जाएगा कि मैंने पैसा अपना घर गिरवी रख के लिया है, तो दोनों परेशान हो जाएंगे। मुझे सेठ जी को घर आने से रोकना होगा, नहीं तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। सुबह होते ही बिरजू सेठ के हवेली पहुंच जाता है। क्या बात है बिरजू, जो तुम ब्याज के पैसा सुबह होते ही लेके आ गए? मानना पड़ेगा, तू 1 नंबर के वफादार है। ला पैसा मुझे दे, इसका बहुत जरूरत है। सेठ जी, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। ये बात आपसे मैं बोलने आया था। आप मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले सप्ताह मैं आपका ब्याज चुका दूंगा। अभी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, ना मेरे पास कोई काम है, लेकिन मैं अगले सप्ताह आपका पैसा कैसे भी करके दे दूंगा। अरे कैसे इतना बड़ा रकम चुकाओगे ना? तुम्हारे पास काम है और ना पैसा? बता। मेरे नजर में शहर में एक काम है, तुम चाहो तो वहां रहकर मेरा पैसा चुका सकते हो। शहर में हर रोज काम मिलता है और पैसा भी वहां पर रहकर अपनी बहन का भी शादी कर सकते हो। सेठ की ये बात सुनते ही बिरजू का चेहरा एकदम से खिल उठा, मानो जैसे कोई लाखों के लॉटरी लग गया हो। उसने बिना कुछ सोचे समझे सेठ से हाँ कर दिया शहर में जाने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें पता बता देता हूँ, तुम वह जाके मेरा नाम बता देना। वे तुझे अच्छा काम दे देंगे और तू बहुत जल्द पैसा कमाना भी शुरू कर देगा। फिर सेठ बिरजू को शहर का पता बता देता है। बिरजू वहाँ से घर पहुँचता है और सारा बात अपने बाबूजी और बहन रीमा को बता देता है।
सुबह होता है, वे गांव से शहर के लिए निकल जाता है। 10 घंटे के बाद बिरजू एक अनजान शहर में पहुंचता है। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। एक दिन सेठ बिरजू के घर आता है, क्योंकि बिरजू को शहर गए 5 महीना हो गया था, लेकिन उसने अब तक न सेठ के ब्याज दिया था, न ही पैसा। अरे बिरजू, मेरा पैसा भेजा दिया है न, जल्दी से दे दो उसे। शहर गए हुए 5 महीना होने वाला है। अब तक उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया होगा। सेठ जी, बिरजू जब से शहर गया है अब तक उसका कोई खोज खबर नहीं मिला। पैसा कहां से भेजेगा? आपने उसे किस जगह पर भेजा है? पैसा कमाने के लिए? अब तक उसका एक भी चिट्ठी नहीं कि वे किस हाल में वहां पर रह रहा है। अरे मैंने उसे जिस जगह पर भेजा था उसने वहां गया ही नहीं है। वे कहीं और पैसा कमाने के लालच में चला गया है। उसने तुम्हारे इलाज में ये घर गिरवी रख दिया है और बदले में मुझसे 2 लाख रुपया लिया है। तुम्हारा इलाज कराने के लिए तुम मेरा पैसा दो या ये घर खाली कर दो पैसा दिए। उसे 5 महीना हो गया, अभी तक एक भी रुपया ब्याज नहीं दिया है। सेठ की ये बात सुनकर रामनाथ को जोरों का झटका लगा। तभी वहाँ पर रीमा आ जाती है और अपने बाबूजी से उस खामोशी के राज पूछने लगती है। रामनाथ सारा बात उसे बिस्तर पूर्वक बताता है। अपने बाबूजी के ऐसी बात सुनकर रीमा को भी विश्वास नहीं होता है। सेठ जी, आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि बिरजू भैया ये घर गिरवी रखे हैं? वे तो बोल रहे थे कि आपसे उन्होंने पैसा बिन ब्याज के कुछ दिनों के लिए लिया था। रीमा को देखकर सेठ के होश उड़ जाता है। वे उसके सुंदरता को देखकर उस पे मोहित हो जाता है और उसे एक टक लगाए देखे जा रहा था, मानो इतना सुंदर लड़की आज से पहले कभी देखा ही नहीं हो। बोल क्यों नहीं रहे हो सेठ जी? एकदम से चुप क्यों हो गए हो? अरे ये लो सबूत। तुम्हारा भाई ने मुझे पैसा लेते वक्त ये मुझे दिया था। अब हो गया ना, तुम दोनों को विश्वास की और सबूत दिखाना पड़ेगा ये घर खाली करने के लिए। सेठ जी, हमारे घर के पेपर आपके पास कैसे आ गया? इसका मतलब बिरजू भैया ने मुझसे झूठ बोला था कि सेठ जी ने पैसा बिन ब्याज और सबूत के दिया है। सेठ जी, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। बिरजू भैया को शहर गए 5 महीना से ज्यादा होने वाला है। अभी तक उनका कोई खोज खबर नहीं मिला है। वे किस हाल में हैं? वे अब तक हमें एक भी रुपया नहीं दिया है जो आपको दे सके। रीमा की ये बात सुनकर सेठ के मन में अलग अलग विचार आने लगा। फिर वे बोलता है, देखो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिरजू किस शहर में गया है। वे मेरे बताए हुए पता पर नहीं पहुंचा है। शुद्ध ब्याज लेके मेरा पैसा पूरे 3 लाख हो गया है और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। रामनाथ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। तू बोले तो मैं बताओ, तुम्हारा सारा पैसा बिन दिए मैं माफ कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, जो भी आपके पास आइडिया है वे मुझे बता दीजिए, मैं भी सुन लूं। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हो जिससे आप हमारा पैसा बिन दिए माफ कर दोगे? मेरी बातों को बुरा मत मानना। तुम्हारी बेटी जवान है और शादी लायक हो गई है। मेरी पत्नी के देहांत हुए 2 साल हो गया। मैं बोल रहा था तुम अपनी बेटी के हाथ मेरे हाथों में दे दो। मैं इसे रानी बना के रखूंगा, इसे कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये पढ़ी लिखी और समझदार है। ये मेरे घर जाएगी तो इसका किस्मत बदल जाएगा। वाह सेठ जी, ये बात आपको बोलते हुए थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि मैं आपकी बेटी के उम्र के हूँ और आप मुझसे शादी करना चाह रहे हो? ये बात कभी नहीं बन सकता है। तुम अपना ये गंदा शकल लेके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ से जा भी नहीं पाओगे। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं यहाँ कोई रहने नहीं आया हूँ। मेरा पूरा पैसा ब्याज सहित दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं तो तुम दोनों जल्दी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरन यहाँ से धक्का मार के निकलना पड़ेगा। सेठ की ये बात सुनकर रीमा सोचने लगती है, अगर मैं इससे शादी नहीं की तो ये मुझे और मेरे बाबूजी को घर से धक्का मार के निकाल देगा और बाबूजी की तबीयत इस समय खराब चल रहा है। ये इस हालत में कहाँ जाएंगे? हमारे पास इस घर के अलावा इस दुनिया में और है ही क्या? बिरजू भैया का भी अब तक कोई खोज खबर नहीं मिला कि वे कहाँ गए हैं। थोड़ा सोच विचार करने के बाद रीमा सेठ से बोलती है, सेठ जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे बेटी, तू ये क्या बोल रही है? ये तेरे बाप की उम्र का है और तू इससे शादी करेगी? ये तेरा जिंदगी बर्बाद कर देगा। बेटी, ये घर हम खुशी खुशी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन तू इससे कभी मत शादी करना। चल, अभी हम ये घर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन अब बहुत देर हो गया था,
क्योंकि रीमा सेठ से शादी के लिए हाँ कर दी थी। कुछ देर बाद रीमा सेठ से शादी करके उसके घर आ जाती है और उसके साथ अपना जीवन बिताने लगती है। एक दिन की बात है। अरे ये आधी रात को रोज अकेले कहाँ जाते हैं और रोज आते समय बोरी में कुछ लेके भी आते हैं। ये बात मुझे गिरीलाल चाचा से पूछना होगा। ये आखिर जाते कहाँ हैं? आधी रात को रोज चुपके से सबके सो जाने के बाद रीमा सुबह होते ही घर के सबसे बुजुर्ग नौकर गिरीलाल से रात में सेठ के बोरी ले जाने के बाद पूछने लगती है कि आखिर सेठ हर रोज उतनी रात को बोरी लेके कहाँ जा रहा है। बेटी, तुम ये बात ना ही पूछो तो अच्छा है, और अगर मैं तुम जो बात बोल रही हो वे बता दिया और सेठ को पता लग गया तो वे मुझे जान से मार देगा। और तुझे भी ये बात मुझसे पूछ ली, लेकिन किसी और से पूछी तो वे सेठ से बता देगा। अपनी पत्नी की तरह तुझे भी मारकर ठिकाने लगा देगा। फिर गांव में कोई फालतू की अफवाह फैला देगा और कोई शक भी नहीं करेगा उस पर, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। पूरे गांव वाले उससे डरते हैं। गिरीलाल चाचा सेठ तो बोल रहा था उसकी पत्नी के मृत्यु बीमारी के वजह से हुआ है। आपको ये बात कैसे पता है कि इसने अपनी पत्नी को मारा है? बेटी, वो तुझसे बिल्कुल झूठ बोल रहा था। उसकी पत्नी की मृत्यु कोई बीमारी की वजह से नहीं हुआ है जो तू बात पूछ रही है। यही बात सेठ के पत्नी ने किसी से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वे बात सेठ जन गया था और अपनी पत्नी के मारकर जंगल में फेंक दिया और गांव में बोल दिया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे सेठ के साथ चली गई। ये बात सुनकर रीमा को थोड़ा बुरा लगा और वे सोचने लगी, आखिर ऐसा भी क्या बात है जो सेठ ने उतनी छोटी सी बात के लिए अपनी पत्नी के जान ले लिया। अब ये बात मुझे जानना होगा कि आखिर इस बात के पीछे क्या राज है जो सेठ अपनी ही पत्नी के जान ले लिया। चाचा मेरा जान जाए तो जाए, अब वैसे भी मेरा जिंदगी इससे शादी करके बर्बाद हो गया है। आप उस रहस्य के बाद बताओ, मुझे जानना है, भले ही उसके लिए मेरा जान क्यों ना देना पड़े। बेटी, अगर तू जानना चाहती है तो मैं तुझे बता देता हूँ, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, नहीं तो सेठ मेरा और तेरी जान ले लेगा। बेटी, ये गांव के मासूम लोगों को शहर कमाने के लालच में भेजता है, लेकिन ये ऐसा पता बताता है जहां से कोई दोबारा लौट कर वापस नहीं आता है। उसके बदले में इसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते हैं, इसीलिए ये हर रात बोरा लेके उस सोना को लेने जाता है। ये काम सालों से करते आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई गांव वालों को इस पर शक नहीं हुआ, इसीलिए ये हर रात बोरी लेके जाता है। गिरीलाल चाचा, ये मेरे भाई को भी शहर पैसा कमाने के लालच में भेजा था, लेकिन उनका अब तक कोई खोज खबर नहीं मिला। वे कहाँ गए हैं, अभी तक जिंदा है भी कि नहीं? इसका मतलब मेरे भाई को भी इसने पैसों के लालच में वहाँ पर भेज दिया है। बेटी रो मत, तुम अपने कमरे में चले जाओ, सेठ के आने का टाइम हो गया है। अगर वे हम दोनों को साथ देख लिया तो समझ जाएगा कि हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद सेठ आता है सोने से भरा बोरी लेके और गोदाम में सोना को रखने लगता है। वाह, मैं इतना जल्दी इतना सारा सोना इकट्ठा कर लिया मुझे, और लोगों को वहां भेजकर सोना और चांदी लाना होगा, फिर मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। अगले रात सेठ बोरी लेके सोना चांदी लाने जा रहा होता है, तभी उसे जाते हुए रीमा देख लेती है। मुझे इसका पर्दा फांस करना होगा, नहीं तो ये और लोगों को जान से मार देगा। मेरे भाई को भी इसने उसी जगह पर भेजकर जान ले लिया है। अब मैं और लोगों को जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। रीमा भी सेठ के पीछा करते हुए सेठ के साथ चल देती है। रीमा रात के अंधेरे में चलती जा रही थी, तभी वे एक साधु बाबा से टकरा जाती है। बेटी, तुम इतनी रात के इस रास्ते से कहां जा रही हो? वे भी अकेले, अकेले तुम्हारे साथ और कोई है क्या? नहीं बाबा, मैं अकेली ही एक आदमी के पीछा कर रही हूँ। तभी रीमा उस सेठ के काला करतूत उस साधु बाबा को बताती है और अपने भाई के साथ सेठ ने जो किया था पैसों के लालच में, उसकी सारी बात साधु बाबा को बता देती है। बेटी, तुम जैसा वेशभूषा अपने भाई के बता रही हो, एक लड़का मेरे पास है और उस सेठ के बताए हुए पता पर आया था, लेकिन वे जंगल से नीचे गिर गया। तब से मैं उसका देखभाल कर रहा हूं। तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो, क्या पता वे तुम्हारा भाई हो। ये बात सुनते ही रीमा का चेहरा खुशी से खिल उठा और वे अंधेरी रात में अपने भाई से मिलने साधु के कुटिया की ओर चल देती है। थोड़ा देर बाद वे साधु के कुटिया में पहुंचती है। बेटी, यही वे लड़का है जिसको मैंने अपने पास रखा हूँ। मैं इसके शरीर से चादर हटाता हूँ, तुम उसे देख लो, क्या पता
ये तुम्हारा ही भाई हो। साधु बाबा जैसे ही उस लड़का के मुंह पर से चादर हटाते हैं तो वे लड़का कोई और नहीं, वे बल्कि बिरजू ही था। अपने भाई के ऐसी हालत में देखकर रीमा भावुक होकर रोने लगी। बाबा, यही वे मेरा भाई है जो कई महीनों से लापता हो गया था। आपने इसे अपने पास रखा और इसका अपने बच्चे जैसा ख्याल रखा। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा था अब तक मेरा भाई उस सेठ के बात में आके अपना जान गंवा दिया होगा, लेकिन आपने इसे अपने पास इतना संभाल के रखे हो। बेटी तुम चुप हो जाओ, ये अभी नींद में है, कुछ देर बाद ये जाग जाएगा, तब तुम इससे बात करके अपने साथ ले जा सकती हो। करीब 1 घंटा इंतजार करने के बाद बिरजू को होश आता है तो वे अपने बहन को पहचान नहीं पा रहा था। बिरजू के ऐसी हाल में देखकर रीमा साधु बाबा से बोलती है, साधु बाबा, बिरजू मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा है? पहले तो ये मेरे साथ ही रहता था, फिर अचानक से इसे क्या हो गया जो ये मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है? बेटी, ये जंगल से नीचे गिर गया था, तभी से इसके सर में चोट लग गया है, इसीलिए ये अभी किसी को पहचान नहीं पा रहा है। तुम इसके साथ कुछ देर रहो, ये धीरे धीरे तुम्हें पहचानने लगेगा। कुछ देर बाद बिरजू के याददाश्त आता है और वह रीमा को पहचानने लगता है और वह पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। फिर रीमा सेठ के शहर में बताए हुए पता पर जाने लगती है बिरजू के साथ। दीदी, ध्यान से चलना, नहीं तो पैर फिसल गया तो जंगल से नीचे गिर जाओगी। कुछ देर बाद बिरजू, रीमा साधु सेठ के गुफा के पास आ जाते हैं। तीनों वहाँ पर खड़ा होके सेठ के आने का राह देखने लगते हैं। दीदी, सामने देखो, सोना चांदी है और इसे अब सेठ ले जाने आता होगा। वे गांव वालों को यहाँ सोना चांदी के लिए ही भेजता है। गांव वाला सोना चांदी के नीचे चले जाते हैं और वे सारा खजाना रात में अपने घर लेके चला जाता है। बेटा, अब तुम दोनों घबराओ मत। जो करना था सेठ गांव वालों के साथ कर चुका। मेरे पास गंगा जल है, मैं जैसे ही सेठ के शरीर पर छिड़कूंगा वैसे ही जमीन के अंदर चला जाएगा। ये धरती पर रहने लायक नहीं है। न जाने कितने मासूमों के बेवजह जान ले लिया। आज इसका आखिरी दिन होगा। थोड़ा देर बाद सेठ बोरी लेके आता है सोने चांदी लेने के लिए। तभी साधु बाबा उस पे वे जादुई जल छिड़क देते हैं। सेठ जोर जोर से कराहने लगता है और कुछ ही देर में जमीन के अंदर चला जाता है। रीमा और बिरजू साधु बाबा से सलाह लेके अपने घर आ जाते हैं। सेठ के पत्नी होने से रीमा को उसका सारा संपत्ति मिल जाता है और वह खुशी खुशी जीवन यापन करने लगती है।